BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। इस कंपनी ने आज से 2 दशक पहले टेलीकॉम सेक्टर में एक अलग ही धूम मचाई थी। अच्छा नेटवर्क, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक अच्छी सेवा और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली इस कंपनी ने उस समय के दर्शकों को अपना चहेता बना लिया था। ये टेलीकॉम कंपनी इस दशक में सरकार के लिए टॉप प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल में से एक थी, लेकिन एक समय में लगातार ग्रोथ, अच्छी प्रॉफिट और लोगों का प्यार मिलने के बावजूद भी इस कंपनी को घाटे का सौदा सहना पड़ता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कंपनी में काम रहे वर्कर्स को समय पर सैलरी भी नहीं मिलती है और आगे चल कर के इस कंपनी को ताला लगाने की बातें चलने लगती हैं। आखिर किन लोगों की वजह से BSNL को इतने बुरे दिन देखने पड़े? क्या है इसके पीछे की असली वजह? और सबसे अहम बात, हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन का BSNL के डाउनफॉल में कितना बड़ा हाथ है? हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे BSNL का जन्म हुआ, कैसे इंडिया के टॉप टेलीकॉम सेक्टर में पहुंचा और क्यों लाखों करोड़ों का प्रॉफिट होने के बाद भी डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि BSNL का संबंध अंग्रेजों के समय से है, जब कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ का प्रयोग किया जाता था। टेलीग्राफ को उस समय आम भाषा में तार भी कहा जाता था। इसका मुख्य काम एक जगह से दूसरी जगह बातों को पहुंचाना था। जब तक देश गुलाम था तब तक इसका जिम्मा अंग्रेजों के हाथ में था। जब देश आजाद हुआ इसके बाद इसकी जिम्मेदारी डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के ऊपर आ गई थी। उस समय ये बिजनेस इतना बड़ा था, ये कंपनी इतने बड़े बिजनेस को अकेले नहीं संभाल सकती थी, इसलिए इसने सब्सिडियरी कंपनियों को हायर किया। इन कंपनियों के द्वारा ही दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में टेलीफोन की लाइन बिछाई गई और भारत का कनेक्शन विदेश से तारों के द्वारा जोड़ा गया। 90 के दशक में एयरटेल, सिएटल, HSN जो आगे चल करके वोडाफोन के नाम से जानी जाने लगी और टाटा निकॉम जैसे प्राइवेट कंपनियों ने अपना दबदबा जमाना शुरू कर दिया था। इन्हीं कंपनियों की मनमानी को खत्म करने और इनसे कम्पीट करने के लिए सरकार ने डॉट को 1999 में 2 हिस्सों में बांट दिया, DTS और DOT। जब ये 2 अलग अलग कंपनियां बनी तो DOT को सिर्फ पॉलिसी बनाने का काम दिया गया, वहीं DTS को सर्विस पहुंचाने का। 1 अक्टूबर 2000 को सरकार ने DTS का नाम बदल करके BSNL कर दिया और यहीं से BSNL का जन्म हुआ और उसने पूरे देश भर के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम चालू किया। साल 2000 में इस कंपनी ने इंटरनेट लॉन्च किया। 2002 में 2G की फैसिलिटी लोगों तक पहुंचाई। 2005 में ब्रॉडबैंड की सेवा भी पहुंचानी शुरू कर दी थी। BSNL इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था कि इसने अपने शुरुआती दौर में प्रॉफिट के साथ साथ एयरटेल को पीछे छोड़कर टेलीकॉम कंपनी की बादशाहत हासिल कर ली। लगातार ग्रोथ होने के कारण दिसंबर 2005 तक 2.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इसके साथ जुड़ चुके थे और ये 1 मिलियन से भी ज्यादा ब्रॉडबैंड की सेवा दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की बात करें तो वो उस समय ग्रो नहीं कर पा रही थी और जो कंपनियां ग्रो कर भी रही थी तो BSNL का मुकाबला करना उनके लिए एक अलग ही चुनौती थी। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था। BSNL अपनी सुविधा दूर दूर तक, छोटे से छोटे गांव तक भी पहुंचाता था और गांव के लोगों की मजबूरी को समझते हुए अपने रिचार्ज प्लान को भी बहुत कम रखता था। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियों का पूरा फोकस बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की तरफ होता था, जहां पर बड़े बड़े उद्योग हों और सिर्फ प्रॉफिट कमाया जा सके। इसी के कारण BSNL उस दौर में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। इस दौरान BSNL ने 10,183 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था। समय के साथ साथ BSNL के कस्टमर भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे थे। इसी ग्रोथ के कारण साल 2006 से 2007 तक BSNL का मार्केट शेयर 21% तक बढ़ गया था, लेकिन इस दौरान इसने सिर्फ 7,806 करोड़ का ही प्रॉफिट अर्न किया था, जो कि पिछले साल के प्रॉफिट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम था। और यहीं से शुरुआत होती है BSNL के डाउनफॉल की। तो BSNL के डाउनफॉल होने का कारण क्या था? कहते हैं कि जब एक अच्छा इंसान किसी अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर देता है तब उसी रास्ते को बंद करने के लिए हजारों लोग भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। सालों से गरीबों की मदद करती आ रही BSNL के ऊपर भी अब ग्रहण लग चुका था। साल 2006 ये BSNL के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इसी साल में सनराइजर्स हैदराबाद टीम की मालकिन काव्या मारन के चाचा दयानिधि मारन, जो उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने भाई की मदद के लिए सन टीवी नेटवर्क को सुविधा पहुंचाने के लिए और अपनी तिजोरी भरने के लिए BSNL का बहुत बड़ा नुकसान किया। जब CBI ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि दयानिधि मारन ने BSNL के 323 टेलीकॉम कनेक्शन को मिस यूटिलाइज किया था। इसी के कारण BSNL को 1500 करोड़ का नुकसान हुआ था। यह नुकसान इस कंपनी के लिए पहला और सबसे खतरनाक लॉस था। BSNL को सिर्फ 1500 करोड़ का लॉस ही नहीं हुआ, बल्कि लोगों की नफरत और बददुआओं का भी सामना करना पड़ा। BSNL अपनी इस खराब हुई छवि को लोगों के बीच सुधारना चाहती थी। इसके लिए उसने VMS टेक्नोलॉजी को अपनाने का सोचा ताकि ब्रॉडबैंड की अच्छी सुविधा मिल सके और अच्छा नेटवर्क लोगों तक पहुंच सके। लेकिन जब ये 1500 करोड़ का घोटाला सामने आया उसके बाद BSNL पर सभी की निगाहें थी। CBI से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज और सभी नेता इस कंपनी के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए थे और इन सब की दखल अंदाजी और बढ़ गई, जिसके कारण अब यहीं से सबसे बड़ा उलटफेर होता है। BSNL कंपनी खुल करके कोई भी डिसीजन
नहीं ले पा रही थी। अगर कोई इमरजेंसी में डिसीजन लेना होता था तो उसमें भी काफी समय लगता था और ये बात धीरे धीरे बीएसएनएल की सबसे बड़ी कमजोरी बनती नजर आ रही थी। हालात और भी खराब हो जाते हैं जब प्राइवेट कंपनियां इस काम चोरी का फायदा उठाती हैं। दूसरी तरफ एयरटेल बिना किसी रुकावट के बायोमैक्स टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों तक अच्छी सुविधा पहुंचानी शुरू कर दी। जब बीएसएनएल ने चीन से कुछ सामान मंगाने की अपील की ताकि नेटवर्क और अपने प्लान को अपग्रेड कर सके तो कुछ विदेशी पॉलिसी के कारण उस प्लान को भी रद्द कर दिया जाता है। अभी इन सबसे बीएसएनएल बाहर भी नहीं आ पाया था कि 2010 में 2G घोटाला सामने आ गया। इस घोटाले के कारण सीएजी के मुताबिक सरकारी खजाने को लगभग 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, इस स्कैम के कारण बीएसएनएल की शेयर मार्केट और स्टॉक प्राइस में रातों रात 5 से 6% गिरावट देखने को मिली। इन दो बड़े स्कैम्स ने बीएसएनएल को पूरी तरह से हिला कर रख दिया, जिसके बाद बीएसएनएल अपने पैर पर वापस खड़े होने लायक नहीं बची। लगातार डाउनफॉल होने के कारण जो टेक्नोलॉजी बीएसएनएल 2006 में हासिल कर सकती थी उसने उसे 2013 में जाकर के किसी तरह से हासिल किया और यही कारण था कि अब बीएसएनएल प्राइवेट कंपनियों का पीछा तक नहीं कर पा रही थी। लगातार बिछड़ने के कारण बीएसएनएल को सुधारने का मौका ही नहीं मिला। अगर हम एक बार साल दर साल लॉस देखें तो पता चलता है कि 2016 से 2017 तक 4,785 करोड़, 2018 से 2019 तक 1,49,004 करोड़, 2019 से 2020 तक 15,499 करोड़ तक बीएसएनएल को घाटा लग चुका था। अब समझते हैं कि बीएसएनएल प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर से क्यों कंधे से कंधा नहीं मिला सका। उसके पीछे भी बड़े रीजन थे। बात करें टेलीकॉम नेटवर्क की तो ये दो प्रकार के होते हैं, वायरलाइन नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क। शुरुआती दौर में बीएसएनएल वायरलाइन नेटवर्क में पूरी तरीके से अपनी मजबूत पकड़ बना चुका था, मगर जैसे जैसे समय गुजरता गया लोगों की डिमांड वायरलाइन से वायरलेस पर शिफ्ट होती गई और इस बात को प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छे से समझा और उसी पर काम किया और उसकी जगह बीएसएनएल ने इसको नजरअंदाज किया, जिसका कारण था कि बीएसएनएल के जहां वायरलाइन के कस्टमर 2002 में 3 करोड़ 99 लाख थे, वहीं 2008 में घटकर 3 करोड़ 88 लाख और 2014 में घट करके 2 करोड़ 65 लाख रह गए। दूसरी तरफ नजर डालें तो हमें एक बहुत बड़ा रीजन देखने को मिलता है जो कि वर्कर्स का स्किल्ड ना होना। हमने शुरुआत में बताया कि कैसे बीएसएनएल डॉट से बना था। जब डॉट को बीएसएनएल में शिफ्ट किया गया तो डॉट के जो अधिकतम वर्कर्स थे वो बीएसएनएल में काम करने लगे और इससे ये हुआ कि इसमें बहुत सारे वर्कर्स ऐसे थे जो अनस्किल्ड थे, जिनको टेक बैकग्राउंड की कोई नॉलेज भी नहीं थी, वो भी इसमें काम कर रहे थे, जिसके कारण बीएसएनएल को बहुत बड़ा घाटा सहना पड़ा। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन सामने आता है वो ये है कि कोई भी काम बहुत धीमी गति से होना। देखिए, बीएसएनएल एक सरकारी संस्था के अंतर्गत काम करती थी। इसके सभी वर्कर्स भी सरकारी कर्मचारी की तरह आलसी और लोगों से रूखे स्वभाव में पेश आते थे, जिसके कारण दिन प्रतिदिन इसकी पॉपुलैरिटी भी कम होती गई और इसके कस्टमर भी कम होते गए। कंपनी के अंदर सुधार करने के लिए अगर कोई भी डिसीजन लेना होता तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। वहीं दूसरी तरफ टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो हाईली स्किल्ड लोगों को हायर करते थे और कोई भी डिसीजन बहुत जल्द लेकर के 2G 4G 5G में कन्वर्ट कर देते थे। यही नहीं, इन्हीं कारणों की वजह से बीएसएनएल को लगातार घाटा और डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। हालांकि समय के साथ साथ बीएसएनएल ने वापसी का रास्ता भी थामा और इसी के बीच इसको सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि 3 जुलाई 2024 को जब एयरटेल, जियो, वोडाफोन ने अपने रिचार्ज में बढ़ोतरी की तो लोगों को इसकी तरफ मजबूरन झुकना पड़ा, क्योंकि इन 4 टेलीकॉम कंपनियों के अलावा 5वां और कोई नहीं है जो इतना सस्ता नेटवर्क प्रोवाइड कर सके। इसी के कारण राजस्थान और धनबाद जैसे शहरों में जहां पहले सिर्फ 150 सिम बीएसएनएल के प्रतिदिन बिकते थे, अब उनकी संख्या बढ़ करके 500 हो गई है और 2.5 गुना ज्यादा पोर्टेबिलिटी भी बढ़ गई है। काफी लोगों का मानना है कि जियो एयरटेल के महंगे रिचार्ज से बीएसएनएल को काफी ज्यादा फायदा होगा और इंडस्ट्री में वापस हुकूमत जमाने का मौका मिलेगा। हालांकि इसकी बागडोर अब टाटा कंपनी को दे दी गई है, मगर अभी भी बीएसएनएल में बहुत सारे काम होने बाकी है, क्योंकि जियो एयरटेल के मुकाबले बीएसएनएल अभी भी बहुत पीछे है। जहां जियो और एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम ने 6G की शुरुआत करनी शुरू कर दी है, वहीं बीएसएनएल अब भी 4G लाने के बारे में सोच रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या बीएसएनएल वापसी कर पाएगा? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम 2 दिन पहले जियो के मोनोपोली के ऊपर एक वीडियो लेकर के आए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके बाद की कहानी आप उस वीडियो में देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।